हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये प्रश्नोत्तरी आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी देखने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्न देख लिया है। 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को लगा लिया है। अब 101 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाए इसमें। तो देखेंगे ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे 101 नंबर का प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? 101 नंबर का प्रश्न है हमारा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संदेश रासक जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है और यह एक प्रकार का क्या है? खंड काव्य है। अब्दुल रहमान की रचना है और खंड काव्य है। ये रचना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा 102 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 और 8। शायद आप सभी भी आंसर दे पा रहे होंगे, गेस कर पा रहे होंगे कि कौन सा जो है प्रश्न सही है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है ना। तो अलवार जो है संतों की संख्या कितनी है? 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई। और 12 हमारे किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। 103 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अलवार तमिल कवि एवं संत थे और इनका काल जो है 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध कहलाता है। 103 नंबर का प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? 103 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। सी ऑप्शन में पृथ्वीराज रासो है ना। तो कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की घटना है और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? चंद्रबरदाई है। और विसल देव, जबकि विसल देव जो रचना है ये नरपति नाल्य की है। खुमाण रासो दलपत विजय की है और परमाल रासो किसकी है? खुमाण रासो दलपत विजय की है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। 104 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अपभ्रंश काव्य में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश काव्य में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण। तो अपभ्रंश भाषा में लिखित, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित क्या है? पौमचर्यु रचना है। कौन सी रचना है? पौमचर्यु रचना है। ठीक है, रामचरित्र पौमचर्यु है और पौमचर्यु ग्रंथ की रचना किसने की है? स्वयंभू ने की है। आगे हम सभी देखेंगे, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम देखते चलेंगे, है ना। हमारा एक प्रकार से रिवीजन होता चलेगा। और इसके बाद हम देखेंगे स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। स्वयंभू की रचना जो पौमचर्यु है उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका केशवदास की है, सभी जानते हैं। और महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है। आगे हम सभी चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? 105 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हमें इसका जो है करेक्ट आंसर देना है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो है डिंगल भाषा है। और डिंगल हमारे किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी दोनों के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं और अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है?
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउलवेल हम्मी रासो, बीसल देवरासो, भारतेश्वर बाहुबली रास। 106 नंबर का प्रश्न है और जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा 106 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसल देवरासो। बीसल देवरासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। इसमें मुक्त हिंदी की रचना इसके प्रभाव से, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त, तो कौन है? बीसल देवरासो। और बीसल देवरासो रचना किसकी है? नरपति नाल की है। किसकी है? नरपति नाल की है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। पंडित शैल सत्य बखाड़े देहि बुद्धि वसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? 107 नंबर का प्रश्न है। इसके ऑप्शन को हम सभी देख लेते हैं। जैसा कि पंक्ति तो सभी की रटी रटाई होगी, है ना। किसकी पंक्ति है तो ये देख लेते हैं, सरहपात की है। यह पंक्ति हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की है। ठीक है, सरहपात की है जो आदिकालीन कवि है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर भी हम लोगों को दिख गया और वैसे भी बहुत चर्चित पंक्ति है तो सरहपात की है। करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। अगला देखेंगे 108 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आल्हा ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? किसकी चर्चा हो रही है? आल्हा और ऊदल, नाम सुने होंगे, बड़ा चर्चित नाम है। नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ग्रंथ हम देख लेते हैं। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। 4 ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 108, तो इसका हो जाएगा परमाल रासो। और परमाल रासो रचना किसकी है? जगनिक की है ना। आदिकालीन रचना है परमाल रासो और जगनिक की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए इसमें आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैश्वाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो 109 नंबर का प्रश्न है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, एक प्रश्न ही बन गया कि रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 109 नंबर का प्रश्न है। 109 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राम कुमार वर्मा ने माना है वो माना है कवि स्वयंभू को। किसे माना है? कवि स्वयंभू को माना है। और स्वयंभू हमारे किस ऑप्शन में है? करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे हम सभी देखेंगे 110 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना हुआ है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और आदिनाथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 गोरखनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? 111 नंबर का प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? 111 नंबर का प्रश्न है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना गया है ये पृथ्वीराज रासो को। किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और ये कब की रचना है? आदिकालीन रचना है। और इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 112 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और ये भी प्रश्न बहुत ही चर्चित और इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? 112 नंबर का प्रश्न है। और आचार्य हजारी प्रसाद, महात्मा गांधी। देखिए 2 ऑप्शन ये हो गया, 2 ऑप्शन इधर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जनता की चित्तवृत्ति की चर्चा किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही चर्चित रटा रटाया है ना प्रश्न है ये। आगे हम सभी देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 113। गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? जैसा कि पंक्ति से ही स्पष्ट हो गया है ना।
कुछ कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, कुछ कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि मात्र पढ़ने मात्र से ही उनके नाम याद आ जाते हैं। तो गोरी सेवे सेज पर, ये घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। 113 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या बनेगा? अमीर खुसरो। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखेंगे। आगे जैसा कि जानते हैं कि ये जो है खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये पंक्ति लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। किसका प्रथम कवि माना है? अवधी भाषा का। किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आगे हम सभी देखेंगे 114 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? खड़ी बोली, तो खड़ी बोली के लिए कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। खड़ी बोली में रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी है खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सभी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न को, विद्यापति किसके दरबारी थे? ये प्रश्न कई बार बना है, विद्यापति किसके दरबारी थे? तो श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह, तो किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के। विद्यापति जो है राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और पदावली जो है इनकी जो रचना है, इन्होंने संस्कृत में भी रचना की है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। जातीय कवि, जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। किसे कहा है? विद्यापति को। 116 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कन्हैया। तो 116 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो सरहपाद है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरहपाद, है ना। सरहपाद, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 117। 117 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है। आल्हा खंड, तो आल्हा खंड किस से प्रसिद्ध है? परमाल रासों से प्रसिद्ध है। अभी ये प्रश्न बना था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो प्रश्न बार बार हम सभी पढ़ रहे हैं, तो बार बार जितनी बार रिवीजन हो उतना ज़रूरी है, लेकिन जो बहुत चर्चित है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? 118 नंबर का प्रश्न है। तो चंद्रवरदाई जो है किस राजा के थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 119 नंबर के का प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, देखेंगे। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। देखिए, इनके कहने का क्या तात्पर्य है? विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। इसके कहने का जो तात्पर्य है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। 120 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश डैश है, ये रिक्त स्थान है, इसे ऑप्शन के से हमें भरना है। कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में होगा, तो क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छप्पय। तो इसमें हो जाएगा दोहा या दूहा कहने से। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डैश डैश जो बीच में है। अगला देखेंगे, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। जो अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक, कुछ अर्ध प्रमाणिक, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, तो ये सबने पढ़ा होगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। 121 नंबर का प्रश्न है, शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसका जो है ये डॉक्टर उलर है। कौन है? डॉक्टर उलर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 122 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। गद्य पद्य मिश्रित रचना कहलाती है। गद्य पद्य मिश्रित रचना
काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और परमात्म प्रकाश। 122 का नंबर का प्रश्न है, तो ये कहलाती है राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित रचना कहलाती है राउलवेल कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे 122 नंबर के 23 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए कूट के प्रश्न है ये। और बीसल देव रासो, जैसा कि जानते हैं कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है। तो हम देखेंगे नरपतनाल हमारा करेक्ट आंसर बी में है ना। ए का दो में है, तो सबसे पहले हमारा क्या है? दो इसी में है। देखिए बी वाले ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी हम मिलान कर लेते हैं। खालिक बारी दो सुखने, ये सब तो किसकी है? अमीर खुसरो की है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली राय, ये शालिभद्र सूरी की है। दोहा कोश तरहपात की, कीर्तिलता विद्यापति की है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? बी ही बन रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, 124 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें ये भी जो है कथन और तर्क के प्रश्न हैं। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ, जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल गलत कथन है, लेकिन देख लेते हैं अगला क्या है। तर्क है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये जो दूसरा वाला है ये तो सही है, लेकिन पहला गलत है। तो इसी पहले ऑप्शन में ही है, पहला गलत है और आर क्या है? सही है। तो इस तरह से 124 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 125 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 125 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। तो 125 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हठ योग साधना हो जाएगा। और हा का अर्थ क्या है? हा का अर्थ है सूर्य। हा का अर्थ क्या है? सूर्य है। और ठा का अर्थ क्या है? चंद्र है। हठ योग, हा का है सूर्य और ठा का है चंद्र। इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? हठ योग साधना। आगे हम देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 126 नंबर का प्रश्न है, पाहुड़ दोहा रचनाकार। तो पाहुड़ दोहा कौन है? राम सिंह है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा, राम सिंह। अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश डैश, यह कथन किस लेखक का है? तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं हमारे सामने, इनमें से करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। 127 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, है ना। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। आगे हम देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 128 नंबर का प्रश्न है। 128 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, देसिल बना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। तो शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवरदाई, विद्यापति। तो ये किसके लिए है प्रयुक्त है? तो विद्यापति के लिए है। किसके लिए है? विद्यापति। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा, है ना। अगला देखेंगे 129 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, है ना। और प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ठ में हैं। पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ क्या है? पदावली है। और राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन? विद्यापति। आगे हम सभी देखेंगे 129 नंबर का प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, एकार्थ काव्य है। इनमें से हमारा करेक्ट क्या है? सारंगधर पद्धति। 129 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 130 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। देखिए मैथिल कोकिल, अभिनव, जयदेव, है ना, ये सब हैं जो उपाधियां हैं किसको मिली हैं? चार ऑप्शन है हमारे समक्ष
और इन चारों में से हमें बताना है कि किसे दी गई हैं। कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठाहार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी, खेलन कवि पंचानन, दशावधान, मतलब इत्यादि पदों से इन्हें विभूषित किया गया है। और वो कवि कौन है? तो वो है विद्यापति। किसे किया गया है? विद्यापति को किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। 131 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। 131 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी आ गई तो समझो वहाँ कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे इनके विषय में जो बहुत ही चर्चित है। देखिए, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, जो कि बहुत चर्चित कहानियां हैं। 3 कहानियां लिख करके इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी ख्याति अर्जित की। तो इस तरह से जो है हम इन्हें नहीं भूलेंगे। पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 132 नंबर का प्रश्न है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? है ना, 59, 69, 79, 89। तो कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है 132 नंबर का 69 यानी कि 69, है ना। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 69। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? साहित्यिक अपभ्रंश को 133 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है अवहट्ठ, बी है पुरानी हिंदी, सी है अपभ्रंश और डी है देसी भाषा। तो पुरानी हिंदी के नाम से। अब देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अभी चर्चा हुई थी, इनसे संबंधित प्रश्न बना था। तो पुरानी हिंदी से, किससे है? पुरानी हिंदी, गुलेरी जी पुरानी हिंदी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्रकृताभास कहा है। ये ध्यान देने योग्य बात है, प्रकृताभास कहा है, प्रकृताभास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्रकृताभास कहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? 4 रचनाएं हैं और इनमें से प्रश्न किया गया है कि अपभ्रंश की कौन नहीं है? पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो शायद समझ पा रहे होंगे आप, चित्रावली नहीं है, चित्रावली नहीं है। चित्रावली उस्मान कवि की रचना है और अवधी भाषा दोहा चौपाइयों में है। तो ये चित्रावली नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा यही माना जाएगा। आगे हम देखेंगे 135 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 135। हाँ, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन है। 135 नंबर का प्रश्न है, विशुद्ध चरितावली, है ना, विशुद्ध चरितावली, इसके लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं। और ये सुदर्शन एवं वैश्यो कारक के संपादक भी रहे। आगे हम सभी देखेंगे, तो माधव प्रसाद मिश्र, यानी कि इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 36 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। अबुल हसन हमारे डी ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। अगला देखेंगे हम, दो सुखने, मुकरियाँ, गजल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई और जगनिक। अभी हम लोगों ने देखा कि खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, है ना, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इन सभी से किसे विभूषित किया गया है? तो विद्यापति को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, विद्यापति। आगे हम सभी देखेंगे, जो है ये है विद्यापति के विषय में। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कई बार देखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पॉइंट है यहाँ, देखिए, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता नागिन की लहर कहा है।
निराला ने यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली, और पदावली रचना किसकी है? विद्यापति की है। पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे हम सभी देखेंगे कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सारी विद्यापति की रचनाएं हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला जो है विद्यापति राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि हैं। और थोड़ा सा देखेंगे जो संस्कृत की इनकी रचनाएं हैं। सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, ये सारी रचनाएं इनकी क्या है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है हमारा। जो 40 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। 140 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। आदिकाल के साहित्य में तो राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही है। क्या रही है? राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही है। और आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 141 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। करेक्ट आंसर हम सी बताएंगे। डिंगल और पिंगल मिश्रित। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित है। अब देखेंगे 142 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक जल्हण हथदय चलि गज्जन रिपकाज, यह पंक्ति किस काव्य से संबंधित है? नरपतिनाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जलहण। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि यह जो पंक्ति है वो किसकी है। तो ये चंद्रबरदाई। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है ना। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ये लाइन। तो किसने कहा है इसे? इसे जो है बच्चन सिंह ने कहा है। आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतेश्वर बाहुबली रास रचना। भारतेश्वर बाहुबली रास रचना ये शालिभद्र सूर्य की है और रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की है। स्थूल भद्र रास स्थूल जिनधर्म सूर्य की है। चंदन बाला रास ये आशुक कवि की है। इसमें है सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं? स्थूल भद्ररास जिन धर्म सूर्य की है। हाँ, ध्यान देंगे। विजय स्थूल भद्ररास जिन दत्त सूर्य नहीं, जिन धन सूर्य। ये जो है स्थूल भद्ररास जो है जिन धर्म सूर्य की है। दत्त नहीं है बल्कि जिन धर्म है। क्या है? धर्म है। तो इसीलिए ये जो है दत्त की जगह पे धर्म होना चाहिए, इसीलिए यही गलत है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूर्य, रेवंत गिरिरास, विजयसेन सूर्य, स्थूलिभद्र रास, जिनधर्म सूर्य, चंदनबाला आशुक कवि की, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? 144 नंबर का प्रश्न है। भट्ट केदार, जोइंद, मधुकर कवि, श्रीधर। रणमल्ल छंद 144 नंबर का प्रश्न है। तो ये श्रीधर की रचना है। रणमल्ल छंद किसका है? श्रीधर का है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 145 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 145। प्रश्न संख्या 145, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, राम सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। 45 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर हो जाएगा। क्या होगा? सोमेश्वर। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर है। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। प्राकृताभास हिंदी, देखिए अभी बताया गया था कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास शब्द का प्रयोग किया है। तो प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश के लिए है। किसके लिए है? अपभ्रंश के लिए। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं जो प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। ठीक है। अगला देखेंगे गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा 47 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? जटमल। तो जटमल किस ऑप्शन में है? सी वाले में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दलपति विजय
की रचना खुमार रासो 19वीं सदी की है। और नरपति नाल ही कृति क्या है, बीसलदेव रासो है जो 13वीं सदी की है। और जलहड़ चंद बरदाई के क्या हैं, पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को क्या किया था, पूर्ण किया था। आगे हम सभी देखेंगे नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथ की संख्या कितनी मानी गई, तो नाथ 9 है ना, 9 नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। आगे हम देखते हैं 9 कौन कौन से हैं। ये देखिए, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, सिद्धों में 149 नंबर का प्रश्न है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, सरहपा थे। कौन थे, सरहपा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। सरहपा की रचना क्या है, दोहा कोश है और इसका संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने। खुमान रासो का रचयिता कौन है, खुमान रासो 150 नंबर का प्रश्न है। खुमान रासो का रचयिता कौन है, तो खुमान रासो जो रचना है इसके रचयिता कौन है, दलपति विजय है। खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय है। अगला प्रश्न है हमारा, और नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की है। 151 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है, तो कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली है। पदावली तो इनकी प्रसिद्धि का आधार ही है। और जय मयंक जस चंद्रिका नहीं है, तो करेक्ट आंसर 151 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है, मधुकर भट्ट की है, मधुकर कवि की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है, तो मधुकर कवि की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 152 देखेंगे, 52 देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल ने है। बीसलदेव रासो रचना किसकी है, नरपति नाल ने की है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है। देखिए, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा और जयानक पृथ्वीराज विजय। देखिए, पृथ्वीराज विजय, जयानक पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, इतना ध्यान देंगे। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, देखिए ये कई बार प्रश्न बन चुका है ना। और यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न बना था। तो विद्यापति राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के थे, तो राजा शिव सिंह करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला हम देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज 54 नंबर का प्रश्न है, तो पृथ्वीराज जो है संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं 55, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो अभी ये प्रश्न इसके पहले भी बना था, तो शायद आंसर भी याद होगा कि हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा। 155 का राइट आंसर हमारा क्या है, डी है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए, एलटी हिंदी परीक्षा 2018 जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में बना हुआ प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। 156 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो सरहपा, कुक्कुरिपा और शबरपा गोपी चंद्र। तो 156 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र। क्या हो जाएगा, गोपी चंद्र। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे 157 नंबर के प्रश्न को, राहुल बेल किस तरह की रचना है। तो सभी परिचित होंगे कि राहुल बेल जो है ये आदिकालीन ग्रंथ है और जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, रोड़ा कवि हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा जो है हो जाएगा गद्य पद्य मिश्रित चंपू, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब इससे पूछा गया है कि शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं और किस आचार्य के द्वारा, मतलब कौन आचार्य, किस आचार्य ने माना है। गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है हम सभी को देना है। तो इसमें जो है गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने, गणपत चंद्रगुप्त ने। अब थोड़ा देख लेते हैं, राहुल शंकरत्यायन ने किसे माना है, सरहपा को। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, जो प्रश्न अभी हम सभी कर चुके हैं। और शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या पुण्य को माना है, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश। हाँ, 59 का देखेंगे, प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। अभी इसके पहले भी ये प्रश्न बना था और इसमें डैश डैश करके रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमें
फिल करना था, ठीक है, भरना था। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि किसका है ये कथन, बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस है। आंसर दे पा रहे होंगे, रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है? रामचंद्र शुक्ल का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। 60 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गदाधर भट्ट होगा। ये गदाधर भट्ट कवि जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 161 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनीक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का करेक्ट आंसर होगा विद्याधर। करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्याधर। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है 62 नंबर का प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहड़ी म्यारा कंतु। पंक्ति का अर्थ है। 162 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हेमचंद्र। क्या हो जाएगा? बी। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है ना? प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। किसने माना है? चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। देखिए उसी प्रश्न को किस तरह से घुमा दिया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। 65 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने इसे क्या किया है? कंप्लीट किया है। 65 नंबर का प्रश्न है, राहुल शंकरत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो कौन है? सरहपा, कढ़हपा, डोम्पिपा और कमरिपा। 65 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा सरहपा बनेगा। क्या बनेगा? सरहपा बनेगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, सरहपा। अगला देखते हैं 166 नंबर का, मोरा जुगना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। ठीक है, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मुहि डस डस जाए। इसका जो है पंक्ति किस कवि की है? 166 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, जैसा कि पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि किसकी हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 67 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक संबंधी, धार्मिक संबंधी। देखिए कितनी बार ये प्रश्न बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। व्याकरण संबंधी है। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले कौन आया? सरहपा। देखिए सरहपा 7वीं या 8वीं सदी में, 7वीं या 8वीं सदी में, और लुइपा जो है 8वीं सदी में। फिर लुइपा के बाद कौन आता है? पुष्पदंत दंत 10वीं सदी में, अद्धामार 12वीं सदी में। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा? डी बनेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये देख सकते हैं 69 नंबर का, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? अब ये चारों ऑप्शन देख लेते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है। 69 नंबर का प्रश्न है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा ABC कई ऑप्शन लग रहा है ना। ये देखिए इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम ए को पढ़ते हैं, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही लग रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है जो सी का कथन है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी हो जाएगा। क्या बनेगा? ए और सी बनेगा। हमारा ए वाला आंसर सही है। अगला हम देखेंगे 70 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 70 प्रश्नों को किया है और देख लेते हैं इसे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पंडित शैल सत्य बखाड़े। अब ये पंक्तियाँ हम लोगों ने पहले भी देखी है, 170 नंबर की है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें इसके सामने लिखा गया है कढ़पा, है ना। तो ये कूट के प्रश्न है।
इसमें हम देखेंगे तो ये सरहपा की है। किसकी है? सरहपा की है। हम पहले देख लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं, सरहपा की है ये। और ये जो दूसरा है, 12 बरिस लय कुकुर जियो, है ना, अरु 13 लो जियो सियार, ये जो है जगनिक की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? जगनिक की पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं। अब दो ऑप्शन इधर थोड़ा सा रह गए हैं। और बड़ कौशल तू राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो है, जो तीसरा है हमारा, ये विद्यापति की है। ये पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। छाती ओछा पाती ओछा ओछा जमुन हमार, ये किसकी है? तो ये लास्ट वाली जो पंक्ति है, ये रैदास की है। लास्ट वाली ये किसकी है? रैदास की है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो इसमें है, कूट के हिसाब से जो है वो करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। ठीक है, सारी पंक्तियाँ दे दी गई हैं, कौन किसकी पंक्तियां हैं बता दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आपकी सरलता के लिए मैं यहाँ करना चाहूँगी, ये आप देख लीजिए, है ना। पहली सरहपा की है, दूसरी किसकी है? जगनिक की है, ये सभी तो चर्चित है। थोड़ा सा यही है, विद्यापति की बड़ कौशल तू राधे निकल, है ना, ये विद्यापति की है। और जाति ओछा पाती ओछा, ये रैदास की है। तो इस तरह से ये थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल आदिकाल से संबंधित 70 प्रश्नों को देखा। और ये 70 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं ये। और एक बार नहीं, प्रश्न कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना है। अब टाइम जितना हम सभी को के पास है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। बाकी जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास मूल तथ्य है, उन्हें आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस पे जो है ज़रूर फोकस करिए। तो आज की क्लास इतनी ही है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।